हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल अधिगम अड्डा में। तो हमारे इस चैनल पर जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने इससे पहले जो है चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको उस चैप्टर 1 के जो नोट्स हैं, नोट्स की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए हो तो उस नोट्स की जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है कि आप पहले चैप्टर को पढ़ें, फिर चैप्टर के बाद में जो है आप नोट्स उससे किस तरह से बना सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको एक चैप्टर पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है और उस चैप्टर के अंदर जो नोट्स होना है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह से जो है एनसीईआरटी को जो है कवर करवा रहा हूँ कि पहले मैं आपको चैप्टर की समरी बता देता हूँ और साथ ही साथ मैं उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी बनते हुए नोट्स हैं मैं उनको भी शेयर करता हूँ विद। इससे होता है क्या है, आपको जो है रिवीजन भी हो जाता है और आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, जिससे चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें की जो है छटनी हो जाती है। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर 1, जिसमें हमने क्या कब कहाँ और कैसे की शुरुआत का जो मानव था वो कैसे आखेटक से खाद्य संग्रह की ओर बढ़ रहा था। तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि अब जो मनुष्य था वो आखेटक से खाद्य संग्राहक बन चुका था, लेकिन अब जो है अब हम इसमें देखेंगे कि वो भोजन का उत्पादन करने लगा था, यानी कि कई जगह पर है खेती करना जो है, अब वहाँ पर खेती होना स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब बात आती है आरंभिक मानव में कि जो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मैंने आपको बताया कि इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये सारे देश मिलकर के क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो वहीं से शुरू करते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। कारण क्या थे उस पर भी हम लोग जानते हैं। पहला कारण हो सकता है कि यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि जिस वजह से है उस समय का जो आदमी था या इंसान था वो अपनी यात्राओं को जो है सफल किया करता था और इधर से इधर घूमा करता था। तीसरा कारण भी इन्होंने बताया है कि यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि कई बार हो सकता है कि उनको पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता हो, क्योंकि वो जिस जगह पर रहते होंगे वहाँ पर पानी की कमी हो जाती होगी, या फिर वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर जानवर की कमी हो जाती थी, क्योंकि वो बेसिकली वो क्या करते थे, जानवरों को ही मार करके खाया करते थे। क्योंकि आरंभिक मानव क्या था, वो आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था। तो वो क्या करता था, वो जानवरों को ही जो है मार कर खाया करता था। तो कई बार ऐसा होता है कि जानवर भी कम होने लगते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि ये आपने देखा होगा कि जानवर भी है, क्योंकि मौसम की वजह से वो भी अपनी लोकेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं। जो जानवर सर्दियों में रहने वाले होते हैं, अगर जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर सर्दी ख़त्म हो रही है तो वो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सर्दी हो रही हो। और उसी तरह से गर्म रहने वाले जो जानवर होते हैं, अगर उनको गर्मी वहाँ पर नहीं मिल रही है तो वो सर्दी वाला इलाका छोड़ करके गर्मी वाले इलाके की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तलाश में जो है इंसान भी जो है भटकता होगा और वो इधर उधर घूमता होगा। फिर बताते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये सारे प्रयोग जो थे वो जो उस टाइम के औजार थे वो किया करते थे। तो पहले क्या औजार क्या हुआ करते थे, पहले जो औजार थे वो लकड़ी या पत्थर के बने होते थे। यहाँ पर एक हमारे सामने चित्र भी है कि इस तरह से इस औजार का प्रयोग वो कर सकते थे। वो जो है ज़मीन को गड्ढा खोदने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो किसी फसल को, किसी पौधे को रोपित कर सकें। या फिर इस औजार का जो है वो किसी चीज़ में छेद करने के लिए भी कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा हुआ करता होगा, इससे छेद करके वो जो धागा डाल करके अपनी चीज़ों को सिला करते रहे होंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में दिया है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि इस तरह का औजार का जो प्रयोग है, ज़मीन से गड्ढा खोद के किसी कोई फसल लगानी हो, कोई पौधा लगाना हो, या फिर उनको अगर वो अपना तंबू जैसा है कुछ बना रहे हैं तो कुछ गाड़ना वक्त, बेसिकली इसका प्रयोग गड्ढा करने के लिए किया जाता था। फिर आते ही बात रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें बताया भी है कि एक स्थलीय है बुर्जहोम है, फिर ये मेहरगढ़ है, फिर ये इनाम गांव है। इनाम गांव से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। फिर कोल्हाडीवा, फिर महागढ़ है। भीमबेटका की गुफा भी है। आपको पता है कि भीमबेटका की गुफा जो है वो है मध्य प्रदेश में पड़ती है। दाओजली, हेंडिंग, ये भी, फिर चिरांद है। ये सारी इसमें जगहों के बारे में बताया गया है। मैं इसके बाद में इस चैप्टर की जो है आपको जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, नोट्स की जो वीडियो जब आएगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या नोट्स बन सकते हैं और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें मैं इन सारी जगहों की जो लोकेशन है और वो लोकेशन पर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसके जो नोट्स की जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। मैंने दरअसल 6 की NCERT की जो 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक है कि जिसमें मैं बुक रीडिंग कराता हूँ तो वो एक प्लेलिस्ट है, एक है नोट्स विद समरी। तो नोट्स विद समरी वाली जो है उसमें जो है नोट्स मिलेंगे आपको। तो उसमें मैंने इसमें जो मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कुरनूल है, ब्रह्मगिरी है, पय्यमपल्ली है, हुल्लूर है, और नीचे बाकी चीज़ें जो हैं भीमबेटका है, कोल्हाडीवा है, मेहरगढ़ है, ये सारी चीज़ों की जो लोकेशन है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मैंने उन सारी चीज़ों को उसमें नोट करके बताया है। और मैं उसमें आपको उससे जो है आपको वो सारे नोट्स जो हैं मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात आती है कि भीमबेटका। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको अभी बताया कि इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के तट के पास में है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह ही क्यों चुनी होगी? हो सकता है यह जगह काफ़ी ऊपर रही हो, जिस वजह से जो है गुफा है, गुफा में उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको धूप बरसात से रक्षा तो होगी ही, साथ साथ उनको जो है जंगली जानवरों से भी रक्षा मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह हो सकती है कि वो जो है इंसानों ने यहाँ पर रहना पसंद किया हो। और कई कारण हो सकते हैं कि उस समय वो अगर यात्रा भी किया करते थे तो उनके साथ में महिलाएं भी होती होंगी। और महिलाएं हो सकता है कि उस समय वो उनके पेट में कुछ तरह का बच्चा हो, वो गर्भवती हो,
तो इसके लिए उनको किस जगह पर रुकना होता होगा, तो रुकने के लिए उनको ये स्थान भी प्रयुक्त और अच्छे लगे होंगे, तो यह वजह भी हो सकती है। फिर एक चित्र है जो कि शैल चित्र है, इसमें हमें क्या पता चलता है, तो ये एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये है भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हो सकता है यहीं पर कुछ सालों पहले इंसान जो है रहे होंगे, क्योंकि वो तो आखेटक थे। फिर बात आती है पुरा स्थल के बारे में। तो पुरा स्थल को भी बता रहा है इस चैप्टर में कि पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं इन पुरास्थलों पर, कई बार जो होती हैं औजार मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, कई बार कपड़े मिल जाते हैं, जैसे उनके इस बार हथियार ही मिले थे, मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि वो पत्थर जैसे थे। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय का मानव जो है वो किस तरह से रहा करता होगा, उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, और हमको अपना अतीत के बारे में जानने को मिलता है। फिर बात आती है आग की खोज के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि आग की खोज जो है वो मानव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खोज थी, जिसके बाद से जो है मानव जीवन जो है वो काफ़ी तरह से बदल गया था। इससे पहले जो इंसान है वो कच्चा मांस खाया करता था। तो हुआ क्या, आग की खोज हुई। आग की खोज के बाद जो है उन्होंने जो है मांस को जो है अपना पका करके खाना शुरू कर दिया था, और इस वजह से उनका जो खाने का तरीका था वो भी अब काफ़ी बदल चुका था। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस मानचित्र में दिखाया था, ठीक है। इस मानचित्र में मैंने आपको कुरनूल की गुफा के बारे में बताया था कि कुरनूल की गुफा कहाँ पर है। तो कुरनूल की गुफा इधर आंध्र प्रदेश के पास में है, और यहीं पर जो है सबसे पहले आग के जो है अवशेष मिले थे, तो उसी की बात कर रहा है। हालांकि मैंने नोट्स में जो है ये सारी पॉइंट्स जो है मैं आपको बता दूंगा विद इनकी क्वालिटीज़ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो इसमें वही बात कर रहा है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो ये सारे प्रयोग जो हैं आग के रहे होंगे। फिर आती है नाम और तिथियों के बारे में। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक काल कहते हैं। तो यह 2 शब्दों से, यानी कि प्राचीन और पाषाण, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, इससे बना है। तो पुरा का मतलब हो गया प्राचीन और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो यह नाम पुरास्थलों के से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। उसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण यानी कि औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण युग का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें इसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो उनको पत्थर मिले उस हिसाब से जो है उन्होंने उस कालखंड को बांट दिया। जहाँ पर बड़े पत्थर मिले तो वो हो गया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जो कि मैंने आपको उसमें बताया था कि आरंभिक, मध्य और उत्तर। तो जैसे जैसे उनको पत्थर छोटे मिलने लगे वो समझने लगे कि अब जो है मानव जो है काफ़ी विकास कर रहा था पहले से, तो उसी तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को बांटा है। माइक्रोलिथ कह दिया, लघु पाषाण काल कह दिया। तो पत्थरों के हिसाब से जो है उनके कालखंड को जो है बांट दिया गया।
फिर बदलती जलवायु, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इनके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो 12,000 साल पहले जो है अब दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले जो था वो आपको पता ही होगा कि धरती पर काफ़ी ठंडक थी। तो हुआ क्या, 12,000 साल पहले धरती पर की जो जलवायु है वो थोड़ी सी बदलने लगी और गर्म होने लगी। तो गर्म होने के कारण क्या हुआ, जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी और उससे जो है मैदान बनने लगे और उन मैदानों में क्या होने लगी, घास उगने लगी। तो जब जिस जगह पर घास और पेड़ पौधे वनस्पति जब उगने लगते हैं तो उनको खाने के लिए जो हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है और गाय है, इस जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि उनको अब जो है खाना ज़्यादा मिलने लग रहा, तो जिससे खाकर वो जिंदा रह सकते थे। तो ये सारा बदलाव कब आना शुरू हुआ, तो वो सारा बदलाव जो है वो 12,000 साल पहले आना शुरू हुआ। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही साथ इस काल में भी मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं। फिर बात आती है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आखेटक से इंसान क्या बना, आखेटक से बना संग्रहण करता, उसके बाद जो है वह उत्पादक बन गया। उत्पादक यानी कि वह कृषक बन गया। अब जो है वो अनाज को खुद उगाने लगा था। वो ये समझ गया था, क्योंकि उसने, और ऐसा करने में से कुछ कुछ साल नहीं, उसको काफ़ी साल लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने भेजी, उन सारे नॉलेज को भेजी। तो इस तरह से करने में बहुत साल लग गए होंगे। फिर वो जाकर ये सारी चीज़ें जो है वो करने लगे। फिर इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। मतलब जो वर्तमान कुत्ता है उसका जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह के धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। अब इंसान जो है वो कृषक भी बना, साथ ही साथ में पशुपालक भी बन गया। और उसने किन जानवरों को पालना शुरू किया, उसने जो है सबसे पहला जो उन्होंने जानवर पाला था वो था कुत्ता। फिर उन्होंने भेड़ भी पाली, बकरी भी पाली, गाय भी पाली, सूअर भी पाले, क्योंकि ये जो जानवर थे वो उतने आक्रामक नहीं थे और ये जानवर जो थे एक तरह से शाकाहारी भी थे। तो इससे उन इंसानों को भी कोई नुकसान नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि आदमी औरत हटा और उस जानवर ने उसके बच्चे को खा लिया। तो उनको इन जानवरों से जो है अपनी पूरी रक्षा भी थी। और साथ ही साथ जो कुत्ता उन्होंने पाला था तो कुत्ते का काफ़ी रोल था। ठीक है, कुत्ता जो था, कुत्ता एक तरीके से उनका पालतू बन चुका था और साथ ही साथ कुत्ते का जो काम था वो जंगली जानवरों को भगाने में भी प्रयोग किया करते थे और कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो ये सारी चीज़ें रही होंगी जिस वजह से उन्होंने पहला जानवर जो है कुत्ता पाला। अगर आपको इस तरह की ये जानना है कि किस तरह से पाला होगा तो मैं आपको एक मूवी का नाम भी बता देता हूँ। तो आपको अल्फ़ा आप मूवी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हॉलीवुड मूवी है अल्फ़ा। ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें भी काफ़ी पुराने समय की स्टोरी दिखाई गई है और उसमें एक स्टोरी ये दिखाई गई है कि एक बच्चा जो था, खास करके स्टोरी तो पूरी अलग है, मैं बस बता देता हूँ कि उसमें भी एक सीन ऐसा है कि उस वक्त का इंसान जो है उसको कुत्ते से दोस्ती हो जाती है और कुत्ते से दोस्ती होने के बाद उसका जो कबीला है किस तरह से सर्वाइव करने लगता है। तो ये चीज़ भी उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप अल्फ़ा मूवी को देखेंगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कुत्ते को ही पालना क्यों शुरू किया था, क्योंकि कुत्ता उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला था। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम लोग चैप्टर पर आते हैं। तो बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। तो ये हमारे सामने है कुछ चित्र है। ये तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे
बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उन्हीं जानवरों को चुना जो कि अहिंसक थे। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो थे वो छोटे होते गए। इन दांतों को देखो, ये दांतों का चित्र है। ठीक है, इनमें से कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर है। तो ये सूअर आप देख सकते हैं कि इसमें का बड़ा दांत है, तो ये जरूर जंगली सूअर का रहा होगा। और फिर बाद में जो छोटा दांत है ये पालतू सूअर का दांत रहा होगा। तो बसने की प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। तो गेहूँ और जौ मैंने आपको बताया था कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। और चावल के अवशेष कहाँ मिले थे, तो चावल के अवशेष जो है विंध्य की पहाड़ियों के पास में मिले हैं। ठीक है, और जो ये मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिले थे। सॉरी, मध्य प्रदेश में जो है विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और गारो पहाड़ियाँ जो असम में है वहाँ पर मिले थे चावल के अवशेष। फिर आता है एक नवीन जीवन शैली। क्या तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा हुआ होगा कि वो जो है अनाज को उन्होंने उगा तो लिया लेकिन वो जो है उनकी कंज्यूम करने की क्षमता से उससे ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, वो उसको फेंकना तो उन्होंने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने क्या किया, उसको स्टोर करना, उसको भंडार करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो है भंडारण भी उनका जो है बढ़ने लगा था। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसानों ने उस वक्त पे की होंगी अपने अनाज को भंडार करने के लिए। फिर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो ठीक है, क्योंकि एक जानवर से दूसरा जानवर आएगा, दूसरे से तीसरा आ जाएगा, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी चीज़ थी। तो उसमें बता सकते हैं कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। तो भोजन के अतिरिक्त है जानवरों से काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। जानवर जो थे वो उनकी रक्षा करते थे। जानवर जो है उनका वजन ढोने के काम में आते थे। तो जानवरों के काफ़ी प्रयोग थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूना अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जानवर वैज्ञानिक कर सकते हैं। फिर स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में जो ये कश्मीर पड़ता है तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहते हैं। ठीक है, तो गड्ढे के नीचे जो घर बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको गर्तावास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली हैं।
ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे, कि अगर गर्मी है तो वो बाहर पका रहे हैं और सर्दी है तो वो घर के अंदर पका रहे हैं। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है। क्योंकि पुरापाषाण में जो आरंभिक पाषाण था उसमें क्या थे, औजार बड़े होते थे, फिर मध्य पाषाण में उससे छोटे होने लगे, और जब नवपाषाण आया तो काफ़ी छोटे हो गए थे हथियार जो थे, और वो पहले से ज़्यादा सुडौल और कारगर होने लगे थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण का युग माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये नवपाषाण युगीन के कुछ औजार और हथियार हैं, क्योंकि ये जो हैं पुराने पाषाण के युग से तो क्या थे, वो नुकीले होने लगे थे और उससे छोटे होने लगे थे और उससे ज़्यादा जो कारगर होने लगे थे। तो ये जो है नवपाषाण युग के हथियार की जो ये विशेषता है। फिर ये है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो कपास का प्रयोग उन्होंने किस लिए किया? कपास का प्रयोग उन्होंने किया अब कपड़ों को बुनने के लिए। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? तो इस पात्र में उन्होंने अपना खाना भी बनाया होगा। इस पात्र में उन्होंने अपने जो बचा हुआ खाना है उसको भी रखा होगा। तो काफ़ी सारे प्रयोग उन्होंने इस पात्र में का जो है किया होगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ठीक है, फिर ये आता है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते होंगे। तो मेहरगढ़ में जो है इस तरह के अवशेष मिले हैं कि आपको वहाँ पर उनको जो है कई कब्रें मिली हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या पाया है कि जो कब्र है, कब्र में उसके साथ जो है वो उस आदमी की वो सारी चीज़ें मिली हैं जो वो उपयोग करता होगा। तो इस तरह से उनको समझ में आता है कि किस तरह के जानवर पालते थे, किस तरह की चीज़ें वो प्रयोग किया करते थे। और ये जो है आज हमारे जो है काम में आती हैं, क्योंकि हमको जो है इसे इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो उनकी इस तरह की मान्यता रही होगी कि आदमी जो है अब जो ख़त्म हो चुका है, तो ये कंकाल है किसी इंसान का जो मर गया है, तो साथ ही साथ उसके वो जो जिन जानवरों का प्रयोग करता था उसको भी उसी के साथ में दफना दिया गया होगा। उसकी वो जो चीज़ों का प्रयोग करता था तो उन चीज़ों को भी उसमें डाल दिया गया होगा, ये सोच करके कि जीवन जो है क्या पता वो जो अब इस दुनिया से जो दूसरी दुनिया में जब जा रहा है तो वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके काम में आएंगी। तो ऐसी मान्यता रही होगी उनकी। अब ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो हम नहीं कह सकते। फिर अन्यत्र के बारे में बताया गया कि फ्रांस में गुफा में एक चित्रकारी है। तो ठीक है, ये एक चित्रकारी जो है फ्रांस की गुफा में मिली है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सॉरी, इटली की राजधानी है पेरिस। ठीक है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। फ्रांस की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इस पुरास्थल की खोज लगभग फ्रांस की राजधानी पेरिस ही है। इटली की राजधानी रोम है।
इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने के से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो नवपाषाण युग के ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हुयुक तुर्की में है, जहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, अब जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो इसमें उपयोगी शब्द के बारे में बताया गया कि आखेटा को खाद्य संग्राहक था। पुरास्थल क्या था कि जहाँ पर जो है हमको पुरानी चीज़ें जो मिली हुई हैं। उद्योग स्थल के बारे में बताया गया, क्योंकि कुछ जगह ऐसे मिली थी जहाँ पर जो है काफ़ी सारे अनाज मिले थे, भंडार गृह मिले थे। तो उससे क्या पता चलता है कि क्या पता यहाँ पर उद्योग होता रहा होगा। कुछ आवासीय स्थल मिले, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं थी। पुरा पाषाण के बारे में बताया, मध्य पाषाण के बारे में बताया, लघु पाषाण के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो उनके हथियार जो थे किस तरह से बड़े से छोटे और उससे छोटे होने लगे थे। साथ ही साथ उनके जो हथियार थे वो काफ़ी नुकीले होने लगे थे और काफ़ी अच्छे दिखने लगे थे। कृषक के बारे में बताया कि कृषक जो है अब का जो मनुष्य था वो खेती को करना शुरू उसने कर दिया था। वो बीजों को बोने लगा था, पशुपालन करने लगा था। नवपाषाण युग जो था वो कब्रें भी बनाने लगा था। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में जो मैंने क्लियर कर दी हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको इस वीडियो के बाद में जो है मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप नोट्स समरी विद नोट्स से आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी समरी विद नोट्स। ठीक है, तो आपको वहाँ से जो है चैप्टर की जो है समरी भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।